हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी स्टूडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 7th क्लास का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम नवीन शर्मा सर द्वारा आर चैनल पर उनके जो नायक फाउंडेशन बैच में क्लासेज करवाई जाती हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी 7वीं क्लास है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। आज इसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। देखो, फर्स्ट विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1914 से 1918 में। इसी दौरान 20 अगस्त 1917 को मार्टिन ने एक घोषणा की। ठीक है, कब की? अगस्त में, इसलिए इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसमें इसने क्या कहा? भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। और इसी दौरान 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। किसने स्टार्ट किया था ये बीजी तिलक जी और एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहाँ से थी? आयरलैंड से। इसमें क्या डिमांड थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और इनके साथ मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। और ये अलग अलग कब हुए थे? ये हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब देखो, उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है, जैसे कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। किसी देश का कोई देश गुलाम होता है तो वो उस देश का उपनिवेश कहलाता है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले। ठीक है, अपने देश का अधीन कर ले और उस देश के मामले जैसे कि रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन सब उस देश के हाथ में चले जाएं तो वो उस देश का उपनिवेश हो जाता है। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अब देखो, संरक्षित राज्य क्या होता है? ये मान लो संरक्षित राज्य होता है, कई जगह दो शक्तियाँ हैं। एक पहला देश है एक्स। एक्स वो देश है जो पावरफुल है, ये मान लो। और वाई वो देश है जो उससे थोड़ा कमज़ोर है। जो पावरफुल देश है उसके हाथ में रक्षा, विदेश मामले जाते हैं। और जो आंतरिक प्रशासन होता है वो वाई, जो कमज़ोर देश होता है, वो देखता है। तो इस तरह की स्थिति को संरक्षित राज्य कहा जाता है। और अधिराज्य, डोमिनियन स्टेट, जिसकी डिमांड हमारे किसने की थी? बीजी तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान। तो डोमिनियन स्टेट क्या था? देखिए, देश के सभी मामलों पर नियंत्रण वाई देश का हो, लेकिन एक्स का सम्राट वाई का सम्राट भी होगा। जैसे कि कोई भी देश है, भारत है, भारत के सभी मामलों पर नियंत्रण भारत का ही हो, लेकिन उस पर उसका सम्राट कौन होगा? वो होगा, फॉर एग्जाम्पल, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो अंग्रेजी होंगे। कहने को तो भारत सभी मामलों पर नियंत्रण भारत का होगा, लेकिन उस देश का सम्राट होगा, एक्स देश का सम्राट होगा ना, वही सम्राट होगा। देखो, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया था, पर उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। इसलिए, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली, इसलिए भारत पर शासन, भारत का सम्राट तो जो ब्रिटेन का सम्राट था वो कहलाया। जब 26 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान की शपथ ली, तब से भारत पूरी तरह से क्या हो गया? एक आज़ाद, एक संप्रभु राज्य बन गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय कौन था? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है वो लागू कब हुआ? ये अधिनियम का नाम तो 1919 है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1921 में, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वि सदनात्मक व्यवस्था की गई। इसमें एक उच्च सदन बनाया गया, एक निम्न सदन। उच्च सदन को ही राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। देखो, अब इसमें 60 सदस्य थे राज्य परिषद में। उच्च सदन में कितने सदस्य थे? 60, जिसमें से 34 लोग निर्वाचित होने थे और 26 नॉमिनेटेड होते थे। और केंद्र विधानसभा में 145 सदस्य थे और इसमें से 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो कितना था? 5 साल। और केंद्र विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो कितना था? 3 साल। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस। इनकी एक बुक है डायरकी। डायरकी का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन ही होता है। ठीक है, इस द्वैध शासन में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ तो इसमें प्रांतीय कुछ विषय बांटे गए। कैसे? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई रखा गया। और इन पर कानून बनाने का जिम्मा किसका था? वॉइसराय और कार्यकारिणी, जो वॉइसराय के साथ पहले 5 मेंबर होते थे, फिर 6। छठा मेंबर कौन था? कौन से डिपार्टमेंट का था? पीडब्ल्यूडी। और मैंने बताया था पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरे मामले क्या थे? हस्तांतरित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन, इसमें ये विषय रखे गए। और इन पर कानून कौन बनाएगा? वॉइसराय और भारत मंत्री।
प्रांतों में द्विवेद शासन कितने कितने प्रांतों में लागू हुआ? ये हुआ था 8 प्रांतों में। 8 प्रांत कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत मतलब आज का मध्य प्रदेश, और संयुक्त प्रांत बॉम्बे, मद्रास, पंजाब। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। देखो 1909 में तो मुसलमानों को अधिकार दे दिए गए थे कि वो मुसलमानों को ही वोट करेंगे, ठीक है। निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ था। अब इसके विस्तार में अब क्या हुआ? सिखों, ईसाइयों, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस थे, उनको भी वोटिंग का राइट दे दिया गया, और इसमें ही प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार देने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये राइट टू वोट केवल बहुत सीमित या लिमिटेड थी, क्योंकि इस समय ऐसा होता था कि जो जो वुमेन्स टैक्स पे करती हैं केवल वही वोटिंग कर सकती हैं, इस तरह की कंडीशन लगती थी। तो ये लिमिटेड वोटिंग थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले फीमेल्स वोटिंग या फिर वुमेन्स को राइट टू वोट अधिकार कहाँ मिला, तो 1893 में न्यूजीलैंड में। और भारत में कब मिला, तो आप बताएंगे 1919 के एक्ट से 1921 में, क्योंकि ये एक्ट कब से लागू हुआ था? 1921 से। देखिए आगे, लोक सेवा आयोग का गठन। इस एक्ट से लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। जो आज का हमारा यूपीएससी है उसका गठन इस एक्ट से हुआ है। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, ठीक है। पहले 2 रिपोर्ट आई, कौन कौन सी? एसिंगटन आयोग, जिसकी रिपोर्ट कब आई? 1917 में। इसमें कहा गया था कि उच्च सरकारी पद में 25% भारतीय होने चाहिए, लेकिन ये असफल हुआ। इसके बाद अगली रिपोर्ट आई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसमें कहा गया कि 1/3 भारतीय उच्च सेवा में होने चाहिए, लेकिन ये भी असफल रही। फिर इसके बाद आया ली आयोग 1924 में, जिसमें कहा गया कि 40% भारतीय होंगे और 40% ब्रिटिश होंगे और 20% प्रांतों से जो भी पदोन्नत, जो भी उच्च पद पर हैं और जो काबिल हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो 10 अक्टूबर 1926 को पीएससी का गठन किया गया, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष याद रखिएगा रोस पार्कर, और आज़ाद भारत के पहले अध्यक्ष, आज़ाद भारत में पीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। याद रखिएगा, पहले तो पीएससी नाम था। आज पूछ ये भी सकता है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे 1926 ही। फिर 1935 में इसका नाम क्या कर दिया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो आज का नाम है यूपीएससी, ये नाम कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके तहत जो भारत परिषद थी, जिसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। उसमें उसका वेतन ब्रिटेन से दिया जाने लगा था, इसलिए इसमें मेंबर घटा दिए गए थे। पहले 15 थे, अब कर दिए गए मेंबर 8 से 12। और भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। जो हमारे आज के आईएफएस होते हैं ना, इनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो भारत सचिव की सहायता के लिए आईएफएस की या फिर हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो जो भी हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जो अंग्रेजों के उपनिवेश रही हुई कंट्रीज़ हैं, उसमें इस सर्विस को हाई कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। और वही अन्य देशों में तो आईएफएस जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? राजदूत या एम्बेसडर। इस अधिनियम में 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। इसके 8 साल बाद ही इसकी जांच के लिए, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी जांच के लिए साइमन आयोग आया। साइमन आयोग, इसका गठन कब हुआ? 1927 में। इसके केवल 8 साल बाद ही, ठीक है। जो 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए आया था, लेकिन इसमें 7 मेंबर थे और 7 कौन थे? अंग्रेज। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, और इसी विरोध में 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत जी राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला भगत सिंह और राजगुरु ने केवल 1 महीने बाद ही सैंडर्स को मारकर ले लिया था। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो ये आई 15 अगस्त 1928 को। और जिला रिपोर्ट, जिसमें 14 पॉइंट्स थे, वो भी कब आई? 1928 को। तो इन दोनों को कहाँ पेश किया गया? गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज 3 सम्मेलन आप प्रमुख हैं, वो याद रखिएगा। 1930 का पहला, 1931 का दूसरा, 1932 का तीसरा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लिया था। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में ज़्यादातर चीज़ें इसी अधिनियम से ली गई हैं, ठीक है। यहाँ 35 कर लीजिएगा। इसमें कुल धाराएँ 321 है, 321 थी। कुल अनुसूची 10 थी, और नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। ये सीधा टर्म पूछिए आपके एग्जाम्स में कि नेहरू ने किस एक्ट को गुलामी का चार्टर कहा, तो आप लोग बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और जिस तरह प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 के एक्ट के तहत, उसी तरह उनमें भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय रखे गए थे। इसी तरह इसमें ये 2 तरह के विषय रखे गए, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके यहाँ पर क्या कर दिया गया? प्रांतों में स्वायत्तता लाई गई, ठीक है। और इसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ? 1935 के इस अधिनियम के तहत 1937 में
प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें कितनी सीट थी टोटल? 1585। इसमें से कांग्रेस ने कितनी जीती? 707, ठीक है। और 5 जगह बहुमत से इसने सरकार बनाई। इसमें मुस्लिमों के लिए कितनी सीट रिजर्व रखी थी? 482 सीट्स। ये 5 बहुमत सरकार जहाँ बनी थी कौन कौन से प्रांत थे? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, यूपी और सीपी। सीपी कौन था? सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत। जो आज का हमारा मध्य प्रदेश के आसपास का भी जो भी क्षेत्र है वो सेंट्रल प्रोविंस के अंदर आता था। तो बिहार में कौन मुख्यमंत्री बने? श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा में कौन बने? वीएन दास। मद्रास में सी राजगोपालाचारी। यूपी में गोविंद वल्लभ पंत। और सीपी में जो हमारे मध्य प्रांत में एनवी खड़े। लेकिन इस सरकार बनने के केवल 28 माह के बाद ही इसके सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि सरकार तो यहाँ पर भारतीयों की बन गई थी, कांग्रेस की बन गई थी, पर यहाँ पर फिर भी सारा कंट्रोल ब्रिटिश या फिर जो ब्रिटेन के लोग थे, जो वॉइस राय था, उनका ही रहता था। तो इसलिए इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। ये मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। अब इससे आगे का पीरियड था 1939 से 45 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इस समय वॉइस राय कौन था? नील निथगो, याद रखिएगा, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत एक संघ सूची बनाई गई, एक प्रांत जो आज हम राज्य सूची कहते हैं वो बनाई गई, और एक समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांत सूची या राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। और जो भी विषय बचते थे या अवशिष्ट विषय कहेंगे, वो उन पर कानून और नियम बनाने की शक्ति सीधा वॉइसराय को ही मिल गई। और इस 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई ये? 1937 में। 35 मत कराना, एक्ट 1935 का, लेकिन स्थापना 1937 में हुई थी, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें पहला चीफ जस्टिस कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? मॉरिस गवेरियर, याद रखिएगा। और इसमें बिहार और उड़ीसा का विभाजन किया गया इस एक्ट के तहत। कब? 1 अप्रैल 1936। पहले बिहार और उड़ीसा एक ही भूभाग में आता था। इनको बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग कर दिया गया था। ये इस एक्ट से बहुत पहले की बात है, लेकिन इसको याद रखिएगा। बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब किया गया? इस एक्ट के तहत 1937 में किया गया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? ये हुई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इस एक्ट के तहत पूछ ले तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत।